डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने चाहेंगे कि व्यवस्थापिका या विधायिका के क्या कार्य हैं और उनकी क्या भूमिका है। अलग अलग देशों के बारे में हमने विधायिका के गठन के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा था कि जिन देशों में निरंकुश राजतंत्र होता है वहाँ यह पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में रहकर एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है। संसदीय सरकार में विधायिका की स्थिति बहुत मजबूत रहती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के कार्य संविधान द्वारा मर्यादित होते हैं। फाइनर ने व्यवस्थापिका के कार्य जनता का कानून निर्माण में लगाना तथा कार्यपालिका के कार्यों का निर्देशन व निरीक्षण करना बताए हैं। मुख्य रूप से व्यवस्थापिका के कार्यों को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। विधायिका या कानून निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। व्यवस्थापिका चूंकि जनहित का प्रतिनिधित्व करती है, तो जनता की मांगों और दबावों को कानून का रूप देना विधायिका का प्रमुख कर्तव्य बनता है। इसी कारण रीनाउ ने लिखा था कि आधुनिक संसद एक प्रकार के वे कारखाने हैं जिनका कार्य कानून का निर्माण करना है। यहाँ जनमत के नाम के कच्चे माल के प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में बदला जाता है। अर्थात इसका मतलब ये कच्चा माल यानी कि जनता से आने वाली मांगे और आदेश या दबाव विधायिका समाज में शांति बनाए रखने और नागरिकों के विकास के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाती हैं। देश की बदली हुई परिस्थिति में पुराने कानूनों में परिवर्तन कर उन्हें रद्द भी कर देती है या उनमें संशोधन भी कर देती है। हम सभी जानते हैं कि संसदीय सरकार में अधिकतर बिल मंत्रियों के द्वारा व्यवस्थापिका में पेश किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत होता है। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में मंत्रियों के बजाय बिलों के बारे में केवल राष्ट्रपति ही संदेश भेज सकता है और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना विधायिका की मर्जी है। क्योंकि व्यवस्थापिका में हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों पर अपना प्रभाव जमाने लगी है, क्योंकि कार्यपालिका का जो बिलों की स्थिति है उसमें राष्ट्रपति बिलों पर कुछ समय के लिए बिल रोक सकता है, लेकिन अंत में उसको साइन करने ही पड़ते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण के बात जहां तक है, तो यह भी विधायिका का एक प्रमुख कार्य है। संसदीय शासन प्रणाली में नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का चुनाव उसके द्वारा ही किया जाता है और वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका द्वारा नियंत्रण के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कार्यपालिका से प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव करना, स्थगन प्रस्ताव, कटौती तथा निंदा प्रस्ताव आदि। इसमें व्यवस्थापिका धन की मांग को अस्वीकार करके या कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत नीति, प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके भी नियंत्रण रख सकती है। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड तथा भारत में यही व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में शक्तियों के पृथक्करण होने के कारण विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों का अनुमोदन रोककर भी यह नियंत्रण की व्यवस्था कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कोई भी शासन व्यवस्था हो, उसमें व्यवस्थापिका का कम या ज्यादा अधिक नियंत्रण कार्यपालिका पर अवश्य रहता है। भारत में यह नियंत्रण प्रत्यक्ष व अधिक है, जबकि अमेरिका में यह अप्रत्यक्ष व कम है। व्यवस्थापिका के कार्यों में न्यायिक कार्य, वित्तीय कार्य, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य,
विमर्शात्मक कार्य और अन्य कार्य, बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इसके जो जिनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका का संगठन किस तरह का होता है। व्यवस्थापिका का संगठन एक सदनीय व्यवस्थापिका होती है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती है। एक सदनीय व्यवस्थापिका में जिसमें कि अलग अलग लोगों ने, जैसे एक सदनीय व्यवस्थापिका के समर्थक मानते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है और उसका प्रतिनिधित्व केवल एक ही सदन द्वारा होना चाहिए। एक सदनीय व्यवस्थापिका जो है वो यूनान में, युगोस्लाविया में, चीन, पाकिस्तान, तुर्की आदि देशों में पाई जाती है। एक सदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे कि जनमत का प्रतिनिधित्व एक ही सदन कर सकता है, दोनों नहीं। एक सदनीय व्यवस्थापिका में संप्रभुता का सिद्धांत पाया जाता है और वह संप्रभुता का सिद्धांत जनमत की इच्छा द्वारा में होता है, और ये जो जनमत की इच्छा है, इसी के कारण ये माना जाता है कि संप्रभु की इच्छा है और प्रतिनिधित्व एक सदन में ही होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तरदायित्व निश्चित रहता है और वो अलग अलग स्थानों पर विभाजित नहीं होता है। यह सार्वजनिक हित के अनुकूल मानी जाती है। इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है और दो सदनों वाली व्यवस्थापिका में गतिरोध की संभावना रहती है और ये एक संगठन की आसान पद्धति होती है। जबकि इसके विपक्ष के लिए माना जाता है कि ये स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो सकती है और एक पक्ष द्वारा कई बार निर्णय गलत भी लिए जा सकते हैं और यह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्यों की व्यवस्था के कारण राज्य के कार्यों का निरंतर विस्तार होता जा रहा है और इसमें जो व्यवस्थापिका है वो अपनी गलतियों का पुनरावलोकन नहीं कर सकती है और ये संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त होती हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि एक सदनीय व्यवस्थापिका लोकतंत्र की आस्था के विपरीत है। इसके अवगुणों के कारण आज द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रतिमान अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका जिसमें दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उच्च सदन जनता के कुछ निम्न सदन जो और उच्च सदन जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अलग अलग जगह अलग अलग प्रतिनिधित्व होते हैं। ब्रिटेन में उच्च सदन वंशानुगत आधार पर होता है, अमेरिका में निर्वाचन के आधार पर होता है, जापान, इटली और कनाडा में उच्च सदन के सदस्यों का मनोनयन होता है। भारत में निर्वाचन तथा मनोनयन के बीच की व्यवस्था द्वारा उच्च सदन की भूमिका होती है और भारत, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका पाई जाती हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका का जो पक्ष है, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि यह एक सदन दूसरे सदन पर चेक रखता है, नियंत्रण रखता है। अगर कोई सदन द्वारा कोई गलत विधेयक भी पास कर दिया जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है ताकि उस पर पूरी तरह से विचार विमर्श हो सके। किसी भी कानून को रोकने की बात करता है, कोई भी अगर गलत कानून बन जाता है तो दूसरे सदन में उसकी जांच की जाती है और उसको जनता की भलाई के लिए वो उस पर उपयुक्त निर्णय लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इनके कल्याणकारी राज्यों में बहुत ज़्यादा योजनाएं आती हैं तो कुछ जो विधेयक होते हैं वो निम्न सदन द्वारा पेश किए जाते हैं और तुरंत उच्च सदन द्वारा पास कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि कार्यभार कम हो जाता है अगर दोनों सदनों में अधिक अनुभवी और योग्य व्यक्ति होते हैं। प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होती है। बिलों पर जो वाद विवाद किया जाता है उस पर भी निर्णय लेने में सहायक होता है। दूसरा सदन विशेष हितों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक होता है। दूसरा सदन ज्यादातर जगहों पर स्थायी होता है।
और इससे क्या होता है कि जहाँ संसदीय शासन वाले देशों में जहाँ सरकार अस्थायी होती है, वहाँ पर इसका महत्व स्थायित्व के कारण अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि भारत तथा इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष यानी कि सम्राट निम्न सदन को निर्धारित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। परंतु भारत में राज्यसभा और इंग्लैंड में लॉर्ड सदन स्थायी सदन है। उन्हें किसी भी अवस्था में भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भारत व अमेरिका में ऊपरी सदन की अवधि 6 वर्ष है, लेकिन निम्न सदन की अवधि 5 वर्ष है। और भारत में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इस सदन का समय से पहले भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लेकिन दूसरा सदन अधिक स्थायी होने के कारण ये जो शासन के लिए स्थायित्व बना रहना अच्छी बात होती है। दूसरा सदन संघात्मक राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये आवश्यक होता है। और दूसरा सदन ऐसा नहीं है कि निम्न सदन में अगर अनपढ़ व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरे सदन में फिर भी जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य भारत में, तो वो एक उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं। और इंग्लैंड में इस सदन में रिटायर न्यायाधीश, प्रशासक, स्पीकर, डॉक्टर आदि नियुक्त किए जाते हैं, जिनके कार्य व्यवहार का जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उनके वो जनता को एक डायरेक्शन देते हैं। ऐतिहासिक समर्थन के अनुसार कि भाई कल्याणकारी योजनाओं के लिए तथा तानाशाही रोकने के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता हमेशा रहती है। ये राज्यों के लिए अनिवार्य है। लेकिन इसके जो दोष हैं वो ये हैं कि इसमें समय और धन का बहुत अधिक अपव्यय होता है। फिर जो सदन, निम्न सदन प्रत्येक बिल को पास कर देता है और अगर वो दूसरा सदन उसमें कुछ अड़ंगा डालता है तो भी कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए इस तरह के जो सदन की आवश्यकता की अनुभव नहीं किया जा सकता। अब ये मानते हैं कि स्वेच्छाचारिता को रोकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के कारण उच्च सदन की शक्ति सीमित होती है और उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और कई देशों में संगठनात्मक व्यवस्था जो होती है वो द्विसदनात्मक होती है, लेकिन उसका भी जो है केंद्र जो होता है उसमें शक्तिशाली होता है, प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विपरीत कहलाता है। तो ये माना जाता है कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की शक्तियां सीमित होती जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, केसी विहर ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर में बताया था कि क्या व्यवस्थापिकाओं की शक्ति में कमी आ गई है, क्या इनकी कार्यदक्षता नहीं रही, क्या जनता के प्रति इनकी रुचि तथा सम्मान कम हुआ है, क्या विधायकों के व्यवहार में या व्यवस्थापिकाओं के शिष्टाचार में कमी आई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्यवस्थापिका के पतन पर विचार किया जाए तथा कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाला जा सका, क्योंकि कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई है और जिसके कारण व्यवस्थापिका की शक्तियां सीमित हो गई हैं। संचार साधनों की भूमिका हो गई है, प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास है, विदेशी मामलों में सर्वोच्चता है, युद्ध और संकटकालीन परिस्थितियों के कारण जो है व्यवस्थापिका की शक्तियों का लगातार ह्रास होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आज ऐसा नहीं है कि व्यवस्थापिका पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, बल्कि आज भी व्यवस्थापिका का अपना एक अस्तित्व है और व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है। आर बी जैन ने कहा है कि ये निश्चित है कि दूरगामी प्रवृत्ति विधायिकाओं की मृत्यु या ह्रास की दिशा में नहीं है, लेकिन आज का युग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मिलन का युग है। इसमें कार्यपालिका की तुलना में विधायिका के ह्रास की बात करना निराधार है। विधायिका के ह्रास की बात विगत शताब्दी में तो ठीक हो सकती थी, परंतु आज व्यवस्थापिका अपना अस्तित्व बनाए हुए है। थैंक यू।